हेलो स्टूडेंट्स। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। और चैप्टर 1 के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के जो है वो 3 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं सप्लाई चैप्टर के। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो करेंगे जो मेरी बुक है, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बुक। और इस क्वेश्चन बुक की खास बात यह है, इस क्वेश्चन बुक के अंदर में जो स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस कवर्ड है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर्ड है। जितने भी एमटीपी और आरटीपी जो इशू करी हुई है इंस्टीट्यूट ने, उसके सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए हुए हैं। और जितने भी पास्ट एग्जाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर किए हुए हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन बुक में जितने भी रिडंडेंट क्वेश्चंस है, यानी कि जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है और आरटीपी में भी आया हुआ है, तो उसको लाइक सेम नेचर का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको रिपीट नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन बैंक उस हिसाब से थोड़ा सा समराइज हो गया है, इसमें रिपीटेशन नहीं है। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे फ्रेश क्वेश्चन रहेंगे, तो उससे अपने को जल्दी हमारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, अच्छे से कवर हो जाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक और खास बात है, जितने भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बुक के अंदर में, वो टॉपिक वाइज हमने एक चैप्टर में अगर अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन है, तो वो एक टॉपिक के क्वेश्चन को एक ही जगह पर हमने डाल दिया है। और उसके अलावा जितने भी की एडजस्टमेंट्स है और की पॉइंट्स है, की वर्ड्स जो है, उसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में हाईलाइट किया हुआ है, ताकि हम लोग जल्दी से उसको जब रिवीजन भी करेंगे तो वो हम उसको हाईलाइट वर्ड्स को हम देख पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विक्रमादित्य इज a salaried employee and is planning to invest in stocks. ये एक एम्प्लॉई है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है। ही हैज ओपनड a trading account with वाइडा ब्रोकर्स. ड्यूरिंग द मंथ, विक्रमादित्य अंडरटुक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट ए फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन. विक्रमादित्य ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कि फिजिकल डिलीवरी मिलने वाली नहीं है, बट आर कैश सेटल्ड. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है कैश में सेटल हो जाएगा। कोई डिलीवरी गुड्स की या गुड्स की कोई डिलीवरी होने वाली नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। अमाउंटिंग टू रुपीज 35 लैक्स, 35 लैक्स रुपीज का ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। विक्रमादित्य नीड्स योर एडवाइस whether such future contracts undertaken by him amount to supply and liable to GST. तो क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सप्लाई है? क्वेश्चन पूछा गया क्या वो सप्लाई है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया क्या वो जीएसटी के लिए लाइबल है। तो हमको दो क्वेश्चन के आंसर करना है, क्या वो सप्लाई है, या और सेकेंडली क्या वो जीएसटी के लिए लाइबल है। तो देखिए, सप्लाई अगर कोई होता है ट्रांजेक्शन, तो सप्लाई की डेफिनेशन हमने देखी थी। सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर में 3 कंपोनेंट थे। पहला है गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, सेकेंडली कंसिडरेशन होना चाहिए, थर्ड जो है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये 3 कंपोनेंट होंगे तो उसको सप्लाई बोला जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो गुड्स या सर्विसेज का होना चाहिए। तो हमको ये देखना है कि क्या गुड्स और सर्विसेज का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या। तो आपको ध्यान होगा गुड्स की जो डेफिनेशन है एंड सर्विसेज की डेफिनेशन है, इन दोनों ही डेफिनेशन में सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया हुआ है। मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया हुआ है। तो जो अभी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो डेरिवेटिव जो होते हैं,
डेरिवेटिव जो होते हैं, जो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये आपने एसएफएम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डेरिवेटिव जो होते हैं वो उनकी खुद की जो वैल्यू होती है वो किसी और अंडरलाइंग की वैल्यू से डेराइव होती है। इसकी जो वैल्यू होती है, इस इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू होती है जिसको हम डेरिवेटिव नाम दे रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है किसी अंडरलाइंग गुड्स या शेयर्स की वैल्यू से इसकी वैल्यू डेराइव होती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज जो है गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन से बाहर है। और डेरिवेटिव जो होते हैं सिक्योरिटीज में क्या क्या हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो सिक्योरिटीज में ही आते हैं, वो भी सिक्योरिटीज में ही आते हैं। एंड तो सिक्योरिटीज में है वो, तो इसलिए अगर सिक्योरिटीज में ही हो गए डेरिवेटिव, तो वो ना तो गुड्स है, ना तो वो सर्विसेज है, ना तो गुड्स है, ना तो वो सर्विसेज है। तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो सबसे पहली बात तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऑब्वियसली डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव है। फ्यूचर भी डेरिवेटिव है, फॉरवर्ड भी डेरिवेटिव है, ऑप्शंस जो है वो भी डेरिवेटिव है। तीनों चीजें जो है वो डेरिवेटिव ही है। एक्चुअली ये तीन ही चीजें जो है हम एसएफएम में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर ये तीन चीजें ही मेनली डेरिवेटिव में आती है। तो और यहाँ पे डिलीवरी जो है, अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, कि हमने उससे फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि मैं पर्टिकुलर डेट को सर्टेन गुड्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करूंगा या तो सेल करूंगा, या तो बाय करूंगा या तो सेल करूंगा, दोनों भी हो सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक पर्टिकुलर डेट पे सर्टेन गुड्स या सर्टेन शेयर्स बाय करने का यहाँ पे या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे जब तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइस ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स और सर्टेन अप्रूव्ड करेंसीज, एंड द सेटलमेंट हैपेंस नॉर्मली बाय वे ऑफ नेट सेटलमेंट विथ नो एक्चुअल डिलीवरी। तो यहाँ पे डिलीवरी भी नहीं हो रही है, तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, अपना डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव हो गया तो सिक्योरिटीज हो गया, सिक्योरिटीज हो गया तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो फिर सप्लाई भी नहीं है, तो फिर सप्लाई भी नहीं है, और अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है, तो फिर जीएसटी भी नहीं है। तो ये सारा हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव जो है वो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती, अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी, और अगर सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रोप शेयर होल्डिंग लिमिटेड, an approved intermediary, has entered into a transaction wherein certain securities were to be lent to Bandhan Bank। यहाँ पे लेंट की जा रही है, यानी कि उधार दी जा रही है सिक्योरिटीज को। बंधन बैंक शेल पे स्पेसिफाइड लेंडिंग फीस, बंधन बैंक जो है वो लेंडिंग फीस पे करेगा अगेंस्ट सच लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू हिट। तो रोब मिस्टर रोब जो है वो लेंड कर रहा है, उधार दे रहा है सिक्योरिटीज को धनधन बैंक को, और धनधन बैंक उसके बदले में रोब को यहाँ पे लेंडिंग फीस पे कर रहा है, क्योंकि जो उधार ले रहा है वो सिक्योरिटीज कुछ दिनों बाद उसको वापस रिटर्न कर देगा वो सिक्योरिटीज को, तो एज इट इज केवल यहाँ पे वो जो पेमेंट करेगा वो लेंडिंग फीस का पेमेंट करेगा, कि जो मुझे तू उधार दे रहा है उसके बदले में कुछ फीस चार्ज करेगा, उसका फीस पेमेंट कर रहा है। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व इन दी सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997। अब पूछा गया है कि क्या इसके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, टैक्सेबिलिटी हम
जीएसटी एक्ट में पढ़ रहे हैं तो जीएसटी की पूछी गई है, इनकम टैक्स की नहीं पूछी गई है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसके ऊपर में जीएसटी आएगा या जीएसटी नहीं आएगा। तो देखो, हमने ये सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम स्पेसिफिकली हमने पढ़ी थी। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो है, जो भी हमने पहले भी देखी थी, जो सिक्योरिटीज होती है तो वो ना तो गुड्स होती है, ना ही वो सर्विसेज होती है। तो सर्विस सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होती है, ना ही सर्विसेज होती है। तो अगर सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, सिक्योरिटीज को सेल किया जा रहा है, तो उस केस में वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि सप्लाई होने के लिए गुड्स या सर्विस होना चाहिए। गुड्स या सर्विस नहीं है, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, उसका सेल हो रहा है, तो वो सप्लाई नहीं है, एंड इसलिए टैक्सेबल भी नहीं है वो। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। लेकिन ये तो हमने ज्ञान दिया है हमारे, कि हमें भी ज्ञान है, ये हम बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम रट्टा मार के आ गए। पहले तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो ये कॉन्सेप्ट हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटीज अगर है, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज है, तो वो गुड्स और सर्विसेज नहीं है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो टैक्सेबिलिटी नहीं। लेकिन एसएलएस जो है, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम जो है, डजंट ट्रीट लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लेंडिंग करी जा रही है, उधार दिया जा रहा है। शेयर्स तो वापस मिल जाएंगे, तो शेयर्स तो हमने दिए, वापस आ जाएंगे। तो सेल तो हुए ही नहीं ना शेयर, सेल तो हुए ही नहीं, सेल नहीं हुए यानी डिस्पोजल नहीं हुए। इसीलिए यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं हो रही है, यहाँ पे लेंडिंग हो रही है। तो लेंडिंग करने की जो एक्टिविटी है ना, वो अपने आप में सर्विस है, वो सर्विस है। सिक्योरिटीज अगर सेल कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज सर्विस नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज को लेंड कर रहे हैं, तो क्योंकि लेंडिंग इज नॉट ए डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, इसलिए वो सर्विसेज है, इसलिए वो सर्विसेज है। इसलिए क्योंकि वो सर्विसेज है तो उसके ऊपर जीएसटी भी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। मतलब जो ये पर्सन रोब शेयर होल्डिंग को जो जनधन बैंक पैसा देगा, लेंडिंग फीस पे करेगा, उसके ऊपर में जीएसटी आएगा। और यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जीएसटी है वो आरसीएम में आएगा, यहाँ पे आरसीएम में जीएसटी आएगा। यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, उसकी जो टैक्सेबिलिटी होती है वो आरसीएम में आती है। आरसीएम में आती है, मतलब जो रिसीव जो ले- जो बोरोवर जो है उस सिक्योरिटीज का, जो लेंडिंग फीस पे कर रहा है, वो जीएसटी पे करता है आरसीएम में। यानी कि इस एग्जांपल में अगर जीएसटी हमसे ये पूछा जाता है कि जीएसटी कौन पे करेगा, तो यहाँ पे जीएसटी बंधन बैंक पे करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद, यूपी। ठीक है, नाम है रुद्राक्ष कपूर, और इनकी बिजनेस का नाम है, ये ओनर है कौन से बिजनेस के, रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस के। डोनेटेड सम मनी, कुछ अमाउंट डोनेट किया है, टू दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट को इन्होंने कुछ अमाउंट डोनेशन कर दिया है, इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। द दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड ए रूम इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोड। स्कूल बना दी, और स्कूल के वहां पे क्या लिख दिया, स्कूल के अंदर रूम बना दिया जो पैसा आया उसे, और उस पर लिख दिया डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। ऐसा उन्होंने रूम के ऊपर लिख दिया। ऑन द डोर ऑफ द रूम, रूम के डोर पे लिख दिया, एग्जामिन whether the money donated by Rudraksh Kapoor is leviable to GST।
तो रुद्राक्ष कपूर ने जो मनी डोनेट करी है, क्या वो जीएसटी उसके ऊपर लगेगा क्या? ये क्वेश्चन है। तो देखो, रुद्राक्ष कपूर तो पे कर रहा है, और रिसीव किसको हो रहा है? एक चैरिटेबल ट्रस्ट को, दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो ट्रस्ट को ये पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो रुद्राक्ष कपूर तो पैसा पे कर रहा है, रिसीव हो रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो टैक्सेबिलिटी जो है, जीएसटी आएगा या जीएसटी नहीं आएगा, ये हम क्या देखेंगे? ट्रस्ट की तरफ से देखेंगे। ट्रस्ट की तरफ से देखने में आएगी कि जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, एक सर्कुलर इशू किया गया था, सर्कुलर नंबर 116 था। वो ये बोलता है सर्कुलर कि कोई पर्सन अगर डोनेशन दे रहा है, मतलब डोनेशन दे रहा है वो छोड़ दो, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो डोनेशन मिल रहा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो डोनेशन मिल रहा है, तो इसमें एक दो चीजें मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ। क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो डोनेशन मिलता है या कुछ भी अमाउंट मिलता है किसी से भी, तो पहली बात तो ये कि क्या वो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है क्या? क्योंकि भाई वो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। तो सप्लाई के अंदर में हमने देखा था कि सप्लाई होने के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। सेकेंडली, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। थर्ड, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीन चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल होता है क्या? तो आंसर है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल होता है, क्योंकि बिजनेस की जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें अगर चाहे फॉर मॉनेटरी बेनिफिट के लिए बिजनेस कर रहा हो कोई पर्सन, या कोई आई मीन विदाउट एनी प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव हो चाहे प्रॉफिट मोटिव नहीं हो, दोनों केस में उसको बिजनेस माना जाता है। तो पहली बात तो है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो ट्रांजैक्शन करता है तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। अब बात आती है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है। तो अभी ये देखना है कि वो डोनेशन के ऊपर में जीएसटी आएगा क्या। तो देखो, अगर डोनर का नाम डिस्प्ले किया है, डोनर का नाम तो देखो उसको पैसा मिला है तो डोनर का नाम वो लगा रहा है अपने वहां पे, स्कूल का जो उसने रूम बनाया है वहां पे उसने डोनर का नाम लगाया है। ठीक है, अगर वो डोनर का नाम जो लगा रहा है, वो नाम केवल उसको एक्सप्रेस, उसका एहसान, उसने जो पैसा दिया है, उसका ग्रेटिट्यूड जो है, उसने जो पैसा देने का उपकार किया है चैरिटेबल ट्रस्ट पे, जो ग्रेटिट्यूड किया है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाले, उसका नाम लिख के एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक? अगर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ठीक है, which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy and not aimed at giving publicity to the donor. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो उस वो कोई डोनर के लिए पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, डोनर का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, केवल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड कर रहा है। उसने जो यहाँ पे डोनेट किया है उसको हम लोग एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि भाई आपने ये हमारे ऊपर में कोई उपकार किया है, तो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं दे रहे हैं डोनर को। तो उस केस में ये जो अमाउंट उसको मिला है वो नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी उसने कोई सर्विस दी ही नहीं है यहाँ पे, सिंपली वो पैसे देके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन करके चला गया। तो जीएसटी देखो, जीएसटी के लिए जैसे मैंने बताया कि सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि भाई वो पैसे दे के गया को दे के गया है तो कंसिडरेशन हो गया क्या? चलो मान सकते हैं कि एक बार हो गया होगा। बिजनेस में आ सकता है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वो भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ वो गुड्स उसको दे रहा है क्या, या कुछ सर्विस दे रहा है क्या? तो यहाँ पे गुड्स तो कुछ दे नहीं रहा है वो,
ना ही यहाँ पे हमने बोला कि सर्विस दे रहा है। तो अगर गुड्स या सर्विस नहीं दे रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई होगा ही नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे नहीं होगा। और साथ ही साथ जो उसको डोनेशन मिल रहा है, वो डोनेशन जो उसको मिल रहा है वो कंसिडरेशन नहीं है। जस्ट पैसा मिल जाना ही कंसिडरेशन नहीं होता है। पैसा अगर आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हो, कुछ आप उसको सर्विस दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो, तब जाके वो जो अमाउंट मिल रहा है उसको कंसिडरेशन माना जाए। तो यहाँ पे आप कोई उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे हो। क्विड प्रो को, क्विड क्विड प्रो को का मतलब होता है कि आप उसको बदले में कुछ दे रहे हो क्या। वो जो आपको डोनेशन देके जा रहा है उसके बदले में आपको जो उसको दे रहे हो क्या, वो कहलाता है, बदले में कुछ देने को बोला जाता है क्विड प्रो को। ये एक लैटिन वर्ड है। दैट इज देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग। ठीक है। तो जीएसटी कब लगता है, अभी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीएसटी कब लगता है। जीएसटी जीएसटी नहीं, जीएसटी इज नॉट लेविएबल इफ ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एग्जाम में जो लिखने के लिए जो है जरूरी चीज वो ये है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जीएसटी नहीं लगेगा। डोनेशन जो मिला है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। डोनेशन रिसीव करने वाला जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कोई अदर पर्सन। जो पेमेंट आया है वो गिफ्ट या डोनेशन के फॉर्म में आया है, गिफ्ट या डोनेशन के फॉर्म में आया है। और तीसरा है, जो पैसा आया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास में, वो फिलेंट्रोपिक फॉर्म में आया है एंड नॉट एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट उसने नहीं किया है, केवल अ, उसने फिलेंट्रोपिक के फॉर्म में उसको पैसा मिला है। एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, उसका क्या, कैसे पता लगेगा कि उसने केवल उसका जो नाम लिखा है उसमें उसका कोई पब्लिसिटी नहीं किया है। तो यहाँ पे उसने हमको बताया गया कि रुद्राक्ष कपूर का नाम लिखा है, रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ फादर। तो क्या बताओ, रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ फादर अगर लिख दिया गया है तो क्या हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया है क्या यहाँ पे उसका। देखो उसका जो फर्म है वो अलग फर्म है, फर्म का नाम है रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस। हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है केवल उस पर्सन का जिसने डोनेशन किया है, उसके बिजनेस का नाम नहीं लिखा है। इसलिए उसका नाम लिख, जो डोनर का नाम लिख रहे हैं, तो वो डोनर का नाम तो हमने उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए हमने नाम लिखा उसका, या कोई पब्लिसिटी करने के लिए नहीं लिखा। इसलिए वो कंसिडरेशन नहीं है जो अमाउंट मिल रहा है, और इसलिए वो सप्लाई नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट हैड रिटन ऑन द डोर ऑफ द रूम, क्या लिख देता है, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी। अगर ऐसा लिख दिया उन्होंने, मतलब यहाँ ऊपर तो वो केवल यहाँ पे लिख रहे थे उसका रुद्राक्ष कपूर नाम लिख रहे थे, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि अगर उसका रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस अगर उन्होंने नाम लिख दिया, वुड वुड बी गिवन इन वुड बी वुड द गिवन ट्रांजैक्शन एक्टिविटी क्वालिफाई एज सप्लाई। अब बताओ, क्या अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने डोर पे ये नाम लिख दिया डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, तो क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई में क्वालिफाई हो जाएगा क्या, क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई में क्वालिफाई हो जाएगा क्या। तो पहले और दूसरे वाले पोर्शन में क्या डिफरेंस है। पहले और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में तो रुद्राक्ष कपूर का नाम लिखा हुआ है, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर, मतलब पर्सन का नाम लिखा हुआ है। सेकंड वाले में लिखा है डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस।
ठीक है, बिजनेस का नाम लिख दिया है, मतलब वहां पे बिजनेस का नाम लिख दिया है। तो देखो ऐसे केस के अंदर में हमने ये पढ़ा था कि अगर बिजनेस का नाम लिख दिया गया है तो एक तरह से जो उसको पैसा मिला है चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या किया, वो पैसे मिलने के बदले में उसके बिजनेस का नाम वहां पे लिख दिया, छाप दिया। तो वो बिजनेस का नाम लिखने की वजह से क्या होगा कि वहां पे जो भी स्कूल में जो भी लोग आएंगे उसका नाम वहां पे देखेंगे, बिजनेस का रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस। तो लोगों को पता लगेगा कि ऐसा भी कोई यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस है, और वहां से हम सर्विस, मतलब कोई भी उनको कुछ वहाँ कुछ पब्लिकेशन करवाना हो, कुछ बुक खरीदनी हो तो वहां जाके खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि उसका नाम लिख देने से उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया एक तरह से, उसकी पब्लिसिटी हो गई। और अगर यहाँ पे पब्लिसिटी हो गई तो उसका मतलब ये हो गया कि कुछ सर्विस प्रोवाइड हो गई है उसको, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने उसको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर दी है। तो वो जो अमाउंट मिला है उसका नाम डोनेशन है, लेकिन जीएसटी में उसका नाम डोनेशन नहीं है, उसका नाम है कंसिडरेशन। जीएसटी वालों ने उसका नाम अभी डोनेशन नहीं मानेंगे उसको। जीएसटी वाले उसको बोलेंगे कि आपने उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, आप भले ही करने के लिए डोनेशन बोल दो, लेकिन जीएसटी के लिए वो बन गया कंसिडरेशन। तो बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका नाम लिख दिया तो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन हो गया बिजनेस का, तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। इसकी वजह से वो जो अमाउंट उसको मिला वो कंसिडरेशन बन जाएगा, भले ही उसका नाम डोनेशन दिया गया है। तो इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस बाय दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर ए कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अरे अचार नहीं, 4 4 4। मिस्टर कंजीलाल अडानी इज एन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अडानी जी जो है, नाम बदल दिए हैं यहाँ पे अडानी जी जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, और जीएसटी में रजिस्टर्ड है गुजरात में। अरे कहीं भी होने दो ना जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए बस। ही एंटर्ड इनटू ए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट के साथ एंटर कर रहे हैं, वेर इन ही गेट्स अ लाइसेंस टू एक्सप्लोर। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ही विल गेट अ लाइसेंस टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोइट एंड सेल द पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, उसको लाइसेंस मिला है। लाइसेंस क्या, किस चीज का मिला है? ही कैन एक्सप्लोर, एक्सप्लोइट, वो पहले तो ढूंढेगा, फिर अगर उसमें मिल गया तो वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड उसको फिर सेल करेगा। क्रूड ऑयल हो सकता है या गैस हो सकती है। इन दी आलिया बेट ऑयल फील्ड, ठीक है, ये ऑयल फील्ड है जहां पे उसको एक्सप्लोर करना है। इन ल्यू ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी पेमेंट करना है एक तो उसको, गवर्नमेंट को, अडानी जी को। एंड शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम, एंड प्रॉफिट पेट्रोलियम में से जो शेयर्स, सॉरी, जो प्रॉफिट पेट्रोलियम जो होगा उसमें से उसको शेयर करना है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, प्रॉफिट पेट्रोलियम में से कुछ उसको शेयर करना है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट पेट्रोलियम होता क्या है वो अभी हम देखेंगे। इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है जी, जून में मिस्टर अडानी एक्सप्लोर्ड द पेट्रोलियम रिजर्व्स एट आलियाबेट ऑयल फील्ड। एक्सप्लोर हो गया, उन्होंने मिल गया कुछ तो उनको ऑयल वहां पे। ही गॉट a portion of the petroleum slipped, a portion of the a portion of the petroleum silt नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो आपको पता ही है, 5 प्रोडक्ट्स जो है, 6 इनफैक्ट, वो जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। 5 तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड 1 इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो जीएसटी में नॉन टैक्सेबल, यानी उन पे जीएसटी नहीं आता है। तो यहाँ पे
अडानी जी को ही गॉट अ पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट, उनको कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा पेट्रोलियम सिल्ट का मिला है जो कि जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, वर्थ रुपीज 3 लाख। 3 लाख का जो पेट्रोलियम में से उनको अडानी जी को हिस्सा मिला है एज पार्ट ऑफ द कंपनसेशन। फिर आगे लिखते हैं दिस पेट्रोलियम सिल्ट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। ये कॉस्ट पेट्रोलियम का जो 3 लाख रुपीज का जो उनको पेट्रोलियम सिल्ट मिला है वो कॉस्ट पेट्रोलियम का पार्ट है। ठीक है। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर अडानी अंडर द जीएसटी लॉ। तो 3 लाख रुपीज का जो अडानी जी को पेट्रोलियम सिल्ट मिला है जो कि कॉस्ट पेट्रोलियम का पार्ट है, उस पर जीएसटी लाइबिलिटी बताइए। तो आप बताओ यहाँ पे कि अडानी जी को जो ये पेट्रोलियम सिल्ट मिला है, जो कि गुड्स जो मिला है वो वैसे तो टैक्सेबल नहीं है जीएसटी में। ठीक है, जो गुड्स जो है पर से वो तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम मिला है, तो उस केस में जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगी। तो ये हमने डिटेल में हमने देखा था हमारे लेक्चर में कि कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है, प्रॉफिट पेट्रोलियम क्या होता है और रॉयल्टी क्या होती है, और उसकी टैक्सेबिलिटी हमने देखी थी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया कॉस्ट पेट्रोलियम, इन्होंने वर्ड ही लिख दिया कॉस्ट पेट्रोलियम। तो देखो कॉस्ट पेट्रोलियम जो इनको मिला है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर हम लोग वो जो टॉपिक है इसका रेस्पेक्टिव उसी का एग्जाम्पल हम वापस एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट पेट्रोलियम, पहले तो ये समझना है कि कॉस्ट पेट्रोलियम होता क्या है, तब जाके बात आएगी कि ये जो 3 लाख रुपीज का जो उसके पास में पेट्रोलियम सिल्ट मिला है उसका क्या होगा। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर डिस्कवर व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर डिस्कवर ऑयल गैस, वो डिस्कवर करता है, अडानी जी ने को डिस्कवर किया है, ही इज एट फर्स्ट एंटाइटल्ड टू रिकवर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, exploration incurred in exploration, expenses incurred in exploration, production and payment of royalty। तो वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए, वहां पे ढूंढने में जो उन्होंने खर्चा किया अडानी जी ने, या उसको उसको निकालने के लिए, पेट्रोलियम को वेल में से निकालने के लिए जो खर्चा किया, वो खर्चा जो है वो रिकवर कर सकता है। जो भी उसको पहले जो उसको जो भी पेट्रोल निकलेगा उसमें से पहला तो उसको कॉस्ट का अमाउंट को रिकवर करेगा वो। द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम, तो उसमें जो पेट्रोलियम निकला है, विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक रिटेन फॉर रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो जो पेट्रोल उसमें से निकला है उसमें से जितना जो खर्चा किया था उसने अडानी जी ने, उस खर्चे के बदले में जो पेट्रोल उन्होंने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, जो पेट्रोल उन्होंने रख लिया, वो कहलाता है कॉस्ट पेट्रोलियम। वो होता है कॉस्ट पेट्रोलियम। ठीक। तो यहाँ पे देखो उन्होंने वहां पे उसमें सर्चिंग किया, वहां पे उन्होंने फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसमें जो खर्चा आया, उस खर्चे के बदले में उन्होंने जो पेट्रोल उन्होंने अपने पास रख लिया। क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि उन्होंने अपने पास रख लिया 3 लाख का पेट्रोलियम सिल्ट वहां पे बोला गया है, और वो कॉस्ट पेट्रोलियम के फॉर्म में उन्होंने रख लिया है। तो देखिए, तो जो उन्होंने 3 लाख रुपीज का पेट्रोलियम सिल्ट उनको जो मिला है, क्या वो पेट्रोलियम सिल्ट उनके लिए, क्या उन्होंने कुछ सप्लाई किया है, जो उनको वो पेट्रोलियम सिल्ट मिला है उसका अगेंस्ट उन्होंने किसी को, गवर्नमेंट को कुछ सप्लाई प्रोवाइड करी है क्या। सप्लाई के लिए 3 कंपोनेंट है, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना,
जो उनको कॉस्ट पेट्रोलियम के फॉर्म में जो उन्होंने पेट्रोलियम रखा अपने पास में, वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्यों कंसिडरेशन नहीं है? क्योंकि जो उन्होंने वहां पे एक्सप्लोरेशन किया है, उसके बदले में उनको वो पेट्रोल मिला है। उसके बदले में वो पेट्रोल मिला है। तो वो जो वहां पे एक्सप्लोरेशन किया है, वो उन्होंने गवर्नमेंट के लिए थोड़े ना एक्सप्लोरेशन किया था, अडानी जी ने। वो तो खुद, उनको तो लाइसेंस मिल चुका था एक्सप्लोरेशन करने का, उनके पास राइट्स था कि वो एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। तो उनके पास राइट आ गया, उसके लिए उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया। वो तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था कि जो भी आपको खर्चा आएगा, उसके बदले में आप पेट्रोल अपने पास रख लेना। बट खर्च, उन्होंने जो काम किया था एक्सप्लोरेशन का, वो काम जो था वो गवर्नमेंट के लिए नहीं किया था, उन्होंने खुद के लिए ही किया था। तो ये वर्ड हमको लिखना है कॉन्ट्रैक्टर। अगर क्वेश्चन आता है तो कॉन्ट्रैक्टर कैरी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फॉर देमसेल्व्स। अडानी जी ने जो वहां पे एक्सप्लोरेशन का काम किया है, वो किसी और के लिए नहीं किया, खुद के लिए ही किया है। खुद के लिए किया है। और अगर उन्होंने खुद ही के लिए काम किया है और उसके बदले में उन्होंने वो पेट्रोल वहां पर रख लिया है, जो खर्चा किया उसके बदले में उन्होंने वो पेट्रोल रख लिया है अपने पास में 3 लाख रुपीज का, तो वो पेट्रोल जो रखा उन्होंने, तो पहले तो खुद के लिए काम किया, इसलिए सर्विसेज कुछ है नहीं, नॉट ए सर्विस, नॉट ए सर्विस टू द गवर्नमेंट। तो सर्विस नहीं है। तो वो जो अमाउंट, जो पेट्रोल उन्होंने खुद के पास रख लिया, वो कंसिडरेशन नहीं है। क्योंकि कंसिडरेशन जब होता है जब आपने किसी को कुछ सर्विस दिया हो और वो आपको दे रहा हो, मतलब आपको कुछ चीज मिल रही हो, तो सर्विस है, तो कंसिडरेशन है ना। यहाँ पे आपने किसी को सर्विस दी नहीं, आपने तो जो भी अमाउंट आपको मिला वो कंसिडरेशन भी नहीं है, इसलिए वो अमाउंट टैक्सेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज का जो अमाउंट है, वो टैक्सेबल भी नहीं है। तो कॉस्ट पेट्रोलियम कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट अ सर्विस टू द गवर्नमेंट है। उसने स्वयं के लिए, खुद के लिए ही उन्होंने ये काम किया है। तो कंसिडरेशन नहीं है वो जो अमाउंट उनको मिल रहा है, इसलिए टैक्सेबल। चलिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5। अब जो हमारे क्वेश्चन है वो शेड्यूल 1, 2 एंड 3 से रिलेटेड क्वेश्चन। शेड्यूल 1 एंड 2 एंड 3 तो आपको पता ही होगा ना बच्चों, क्या है। रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। शेड्यूल 1 4 ऐसी सप्लाई है जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी है, अगर ट्रांजैक्शन, तो वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी। डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी। शेड्यूल नंबर 2, उसमें बताया गया है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो वो ट्रांजैक्शन गुड्स है या सर्विसेज, केवल इतना बताता है शेड्यूल नंबर 2, कि वो ट्रांजैक्शन गुड्स है या वो सर्विस। और शेड्यूल नंबर 3, ये आप खुद बताएंगे कमेंट में लिख के कि शेड्यूल नंबर 3 क्या है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बात कर लेते हैं बच्चों। सुदामा एसोसिएट्स, एसोसिएट किसने खोली है? सुदामा जी ने। सुदामा जी आपको पता ही होंगे। अरे भाई, रामायण। चलिए, मुझे बताइए कि सुदामा का जो कैरेक्टर है, वो रामायण में है कि महाभारत में? सुदामा एसोसिएट्स रजिस्टर्ड सप्लायर, कोई बोल रहा है रामायण में है सर। सुदामा एसोसिएट्स रजिस्टर्ड सप्लायर disposes the computers owned by the business. सुदामा एसोसिएट्स रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, सप्लायर है। डिस्पोजेस द कंप्यूटर्स, उनके पास कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं, वो डिस्पोज कर रहे हैं। ऑन बाय द बिजनेस, उनके बिजनेस में कंप्यूटर थे, उनको वो डिस्पोज कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी अमाउंट के, बिना किसी अमाउंट को रिसीव किए। एंड इट हैज नॉट क्लेम्ड आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर्स। और सुदामा जी ने जो था, जब कंप्यूटर बाय किए थे, तब उन्होंने आईटीसी उसका लिया ही नहीं था। ठीक है। एग्जामिन whether the disposal of computers, whether the disposal of computers qualified as a deemed supply under schedule 1 of CGST Act। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 की डीम्ड सप्लाई है या
नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया है कि भाई शेड्यूल 1 में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा था कि जब आप किसी बिजनेस के एसेट को किसी बिजनेस के एसेट को तो पहली बात क्या होनी चाहिए, बिजनेस एसेट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सेल कर देते हो या डिस्पोजल कर देते हो विदाउट कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन कर रहे हो, पैसा आ रहा है, तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपनी सेक्शन 7 में सप्लाई ही है, पैसा आ रहा है जब तो। लेकिन यहाँ विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, बिजनेस एसेट है। तीसरी चीज है, आपने जब इसको परचेज किया था तब आईटीसी ली थी। आईटीसी ली थी, परचेज करते टाइम पे आईटीसी ली थी। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो डीम्ड सप्लाई बन जाता है। तो अपने क्वेश्चन में उसने कंप्यूटर जो था वो डिस्पोज कर रहा है, तो कंप्यूटर क्या है, अपनी बिजनेस एसेट से। आंसर इज यस, बिजनेस एसेट से। सेकेंडली क्या उसको सेल या डिस्पोजल कर रहा है वो विदाउट कंसिडरेशन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि वो डिस्पोजल कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो भी हो गया यस। क्या उसने आईटीसी ली है परचेस करते टाइम पे? क्वेश्चन में लिखा है कि आईटीसी उसने नहीं ली। तो क्योंकि आईटीसी उसने नहीं ली है, तो अभी ये तीनों में से दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एक कंडीशन लास्ट वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये डीम्ड सप्लाई नहीं है। डीम्ड सप्लाई ये नहीं है। तो आई गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपने आईटीसी लिया ही नहीं है, तो आप ये जो आपके एसेट है ना, उसका जो मर्जी करो, जो मर्जी आपको करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके ऊपर जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, अगर पैसा नहीं आया तो। पैसा नहीं आया तो जीएसटी हम लगाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपने इसका आईटीसी लिया हुआ है, तो भैया हम आपका वो आईटीसी जो है, आपको फ्री पॉकेट में तो आईटीसी मिलेगा नहीं। आपने उस एसेट को खरीदा, आईटीसी लिया और पटक दिया कुएं में जाके, डिस्पोजल कर दिया, या किसी को विदाउट कंसिडरेशन दे दिया, तो उसको बोल दिया है कि हम सप्लाई डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पृथ्वी एंटरप्राइजेस, नाम भी ऐसे ऐसे देते हैं ना, बोलने में नहीं। पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स चंपक। लो साहब, चंपक को अपॉइंट कर रहे हैं। और ढंग के आदमी वो कर लेते हैं। अपॉइंट्स चंपक टू प्रिक्योर सर्टेन गुड्स को अपनी क्लास सॉरी, अगर अपनी क्लास में किसी का नाम चंपक हो तो। पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स चंपक टू प्रिक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक ठीक है जी। चंपक आइडेंटिफाइज various suppliers who can provide the goods as desired by पृथ्वी एंटरप्राइजेस। काम का आदमी है, सप्लायर आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है। तो उनको एक बंदा मिल गया, सप्लायर, सत्या मैन्युफैक्चरर मिल गया उनको। चंपक को मिल गया एक सप्लायर, उसका नाम है सत्या मैन्युफैक्चरर। चंपक ने उसको बोला कि आप गुड्स जो है वो भेज दो, और इनवॉइस जो है वो आप डायरेक्टली पृथ्वी एंटरप्राइज के नाम पे बना दो। मजा ही आ गया। चंपक ने बोला कि भाई आपको मैंने ढूंढा है, आप गुड्स दे दो, गुड्स पहुंचा दो पृथ्वी एंटरप्राइजेस के यहाँ पे, और इनवॉइस जो है ना, वो भी पृथ्वी एंटरप्राइजेस के नाम पे बना देना सिम डायरेक्टली। ठीक है जी। आपको याद आ गया होगा अभी इसका आंसर तो। अगर आपको याद आ गया हो तो कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर चंपक कैन बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द पृथ्वी एंटरप्राइजेस। तो पूछा गया है कि क्या ये चंपक जो है वो एजेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, सिंपल सी बात पूछी गई है। तो हमने पढ़ा था कि तो भाई, अगर
इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो वो एजेंट है, तो तब तो वो एजेंट है। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तब उसको एजेंट मानेंगे। अगर इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे इशू हुआ है तब जो पर्सन बीच में है चंपक लाल जी, उसको शेड्यूल 1 की डेफिनेशन में एजेंट नहीं मानेंगे, एजेंट नहीं होगा वो। तो क्वेश्चन हमने को एक्चुअली पूछा गया है कि चंपक कैन बी कंसिडर एज एन एजेंट, इतना ही पूछा है कि क्या उसको एजेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये नहीं पूछा गया आगे कि वो क्या कुछ डीम्ड सप्लाई है यहाँ पे, क्या कुछ जीएसटी आएगा यहाँ पे, ये तो पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, पूछा नहीं गया है, तो भी हम नहीं पूछा तो भी मेरी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई आपको बताऊं। तो चलो मैं बताता हूँ। तो अगर इनवॉइस, पहले तो यहाँ पे कहानी बोल दी भाई कि अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है, ठीक है, इनवॉइस अगर एजेंट के नाम पे है तो वो शेड्यूल 1 में आएगा, तब वो शेड्यूल 1 में आएगा। और अगर शेड्यूल 1 में आएगा उसका मतलब क्या है, वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगी ट्रांजेक्शन, डीम्ड सप्लाई हो जाएगी, भले ही कंसिडरेशन ना हो तो भी वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इन द गिवन केस, हमारे दिए हुए केस के अंदर चंपक इज ओनली एक्टिंग एज द प्रिक्योरमेंट एजेंट। अब उसको बेचारे को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिक्योरमेंट एजेंट है वो अभी। अभी वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं रहा। एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसीट ऑफ द गुड्स। यहाँ पे वो केवल प्रिक्योरमेंट एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं है सप्लाई ऑफ और रिसीट ऑफ गुड्स में, इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि इनवॉइस जो है वो पृथ्वी एंटरप्राइज ने डायरेक्टली चंपक के नाम, पृथ्वी एंटरप्राइज के नाम पे इशू किया गया है। चंपक का उसमें नाम नहीं है, चंपक का इनवॉइस, चंपक के नाम पे इनवॉइस नहीं है, इसलिए वो, हैंस चंपक इज नॉट एन एजेंट ऑफ द पृथ्वी एंटरप्राइजेस। इसलिए चंपक जो है वो पृथ्वी एंटरप्राइजेस का एजेंट नहीं है। एजेंट नहीं है तो शेड्यूल 1 भी नहीं लगेगा, शेड्यूल 1 नहीं लगेगा तो डिम्ड सप्लाई भी नहीं होगी, डिम्ड सप्लाई भी नहीं होगी। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इनवॉइस जो है एजेंट के नाम पे है तभी वो शेड्यूल 1 में डिम्ड सप्लाई में आएगी। ये सर्कुलर में क्लेरिफाई किया हुआ है। वैसे क्यों सर्कुलर को इन्होंने इशू करना पड़ा, क्योंकि जो शेड्यूल 1 में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एजेंट के नाम पे इनवॉइस रहेगा तो उसको हम शेड्यूल 1 में मानेंगे, एजेंट के नाम पे इनवॉइस नहीं रहेगा तो नहीं मानेंगे। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ वर्ड यूज किया गया है कि भाई एजेंट जो गुड्स रिसीव कर रहा है या सेल कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है। तो उसको क्लेरिफाई किया फिर सर्कुलर में कि ऑन बिहाफ का मतलब क्या है। ऑन बिहाफ का मतलब सर्कुलर में ये बताया है कि अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस लेता है वेंडर से और फिर वो इन गुड्स जो है वो प्रिंसिपल के पास चले गए अल्टीमेटली, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ऑन बिहाफ उसने गुड्स यहाँ पे सप्लाई किए हैं, रिसीव किए हैं या इशू किए हैं, तब माना जाएगा कि ऑन बिहाफ। क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे ही आ रहा है तो इसलिए उसको ऑन बिहाफ नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। नाम एक तो इतने बड़े बड़े रखते हैं ना ये आईसीआई वाले, मेरे तो दिक्कत ही हो जाती है। चंद्रगुप्ता मौर्य, सिंपल लिख देते सीएम, इज एन आर्टिस्ट। मौर्य साहब एक आर्टिस्ट है।
जो कि पेंटिंग बनाते हैं, कलकत्ता में रजिस्टर्ड है। मौर्य साहब अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र। ऑक्शन करने के लिए बंदा अपॉइंट कर लिया, इतने बड़े आर्टिस्ट है। ध्रुव कुमार अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर। ठीक है। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्ट करेंगे ना, कम वाले थोड़ी करेंगे। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय ध्रुव कुमार। अब यहाँ पे जो बायर आया है ना, उसको इनवॉइस किसने दिया है? ध्रुव ने दिया है उसको इनवॉइस, ऑन बिहाफ ऑफ द मौर्य। तो ध्रुव कुमार ने इनवॉइस दिया है मौर्य के बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉइस किसने दिया है? ध्रुव कुमार ने दिया। और उसके बाद डिलीव पेंटिंग जो है वो बिडर को दे दी उन्होंने। क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिन वेदर ध्रुव कुमार कैन बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट। क्या ध्रुव कुमार एजेंट है मिस्टर मौर्य के अंडर शेड्यूल 1? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल गुड्स को रिसीव करता है या सप्लाई करता रिसीव करता है, उसको रिसीव करता है या तो इशू करता है, तो वो कहलाता है एजेंट। तो वो कहलाता है एजेंट। तो तब जाके वो एजेंट जो है वो शेड्यूल 1 की जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर में माना जाता है कि वो एजेंट है। और उसको फिर सर्कुलर में क्लेरिफाई कर दिया कि ऑन बिहाफ का मतलब क्या है, कि अगर इनवॉइस वेंडर ने एजेंट के नाम पे इशू किया है या फिर एजेंट ने कस्टमर के नाम पे इशू किया है, दो तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे। एजेंट यहाँ पे बैठा हुआ है बेचारा, ये प्रिंसिपल है और ये है कस्टमर। तो ये सेल का ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से माल जा रहा है यहाँ पे, सेल का ट्रांजेक्शन। इसमें भी बीच में एजेंट। दूसरा ट्रांजेक्शन हो सकता है, यहाँ पे है भाई वेंडर, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे है भाई जी प्रिंसिपल, यहाँ पे एजेंट, और यहाँ पे कस्टमर नहीं है भाई जी, यहाँ पे वेंडर। यहाँ से गुड्स यहाँ पे, यहाँ से जो है गुड्स यहाँ पे जा रहा है। तो इसमें भी एजेंट हो सकता है, दो तरीके के हो सकते हैं। ये कहलाएगा, कहने का मतलब कि ये सेलिंग एजेंट कहलाएगा। ये प्रिंसिपल का माल बिकवा रहा है। और ये बाइंग एजेंट कहलाएगा, ये प्रिंसिपल को माल खरीदवा रहा है, बाइंग एजेंट। दोनों ही केस में अगर इनवॉइस में एजेंट आ रहा है बीच में, इनवॉइस कौन सा, यहाँ पे तो इनवॉइस कस्टमर को जाएगा। तो अगर इनवॉइस एजेंट ने कस्टमर के नाम पे बना दिया, तो वो एजेंट जो है वो ऑन बिहाफ, यहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने इनवॉइस बनाया है, तो वो शेड्यूल 1 की सप्लाई में फॉल हो जाएगा। यहाँ पे वो फॉल हो जाएगा शेड्यूल 1 की सप्लाई में। तो यहाँ पे भी ध्रुव कुमार ने इनवॉइस बनाया है, मिस्टर मौर्य ने इनवॉइस नहीं बनाया है कस्टमर के नाम पे। इसलिए ध्रुव कुमार ने जो ट्रांजैक्शन किया है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल किया है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल किया है। इनवॉइस जो है वो ध्रुव कुमार के नाम पे है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल माना जाएगा और ये शेड्यूल 1 में फॉल होगा।
अब बात आती है शेड्यूल 1 में फॉलो का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो गुड्स का मूवमेंट है यहाँ पे, इनवॉइस तो एजेंट ने कस्टमर के नाम पे बना दिया, प्रिंसिपल ने एजेंट के नाम पे इनवॉइस बनाया है, नहीं बनाया है, कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी ये दोनों के बीच में का जो जो ट्रांजैक्शन है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ट्रांजैक्शन है, वो बन जाएगा अपना क्या क्या बन जाएगा बच्चों? डीम्ड सप्लाई। वो बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मॉक्स भूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मॉक्स भूमि, मॉक्स की भूमि में इन्होंने यूनिट लगा रखी है। इसका हिंदी अर्थ मत करना आप लोग, इसका हिंदी अर्थ करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश ही रहने दो इसको। इट स्टोर्स द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट a डेपो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इसने एक डेपो खोल रखा है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग तो करता है महाराष्ट्र में, एक डेपो खोल रखा है यानी वेयर हाउस खोल रखा है गुजरात में। द डेपो इज ओन्ड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड। ये मोक्ष भूमि और डेपो जो ओन करता है उसका वो है पुण्य भूमि। एक मोक्ष है एक पुण्य है। ए रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड तो होना ही था, ठीक है, पुण्य करेंगे तो मोक्ष मिलेगा तो दोनों आपस में रिलेटेड वैसे ही हो गए। रिलेटेड पर्सन ऑफ मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज्ड एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज। कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है पुण्य भूमि, फोकट में काम कर रहा है, ठीक है। फॉर यूसेज ऑफ डेपो फॉर स्टोरेज पर्पज, तो डेपो में वो अपना गुड्स स्टोर कर रहा है लेकिन वो उसको बिना पैसे के ही स्टोर करने दे रहा है। क्यों करने दे रहा है? क्योंकि भाई रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी सिर्फ दो कंपनियों में होती है क्या? रिश्तेदारी तो दो पर्सन में होती है, यस। दो कंपनियों में भी रिश्तेदारी होती है। रिलेटेड पर्सन क्या होता है ये हमने अपने वहां पे पढ़ा था, कॉन्सेप्ट के दौरान पढ़ा था कि कौन कौन से पर्सन को हम रिलेटेड पर्सन बोलते हैं, जीएसटी में बोलते हैं रिलेटेड पर्सन। तो क्वेश्चन पूछा है वेदर द, आंसर आपको आ ही गया होगा, वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड क्वालिफाइज एज सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या ये सप्लाई अंडर जीएसटी है? तो देखो बच्चों, सप्लाई होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। हम 10 बार तो ये बात कर चुके हैं। गुड सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गुड्स एंड सर्विसेज है? आंसर इज यस। सर्विसेज क्या है कि वो स्टोरेज करने की, वहां पे वो स्टोरेज करने दे रहा है तो वही सर्विस है उसकी। सेकेंडली, क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है? तो यहाँ पे कंसिडरेशन तो है ही नहीं। थर्ड, क्या यहाँ पे बिजनेस है? तो बिजनेस तो है ही यहाँ पे, ठीक है, बिजनेस है। अब बात करते हैं कि अगर रिलेटेड पर्सन है आपस में तो शेड्यूल 1 में चला जाता है वो ट्रांजेक्शन। मतलब शेड्यूल 1 में चला जाने का मतलब है कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी लिस्ट दे रखी है कि भाई अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना जहाँ पे, तो भी उसको सप्लाई मान लेंगे। तो अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है और कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो शेड्यूल 1 में सप्लाई मान लिया जाएगा। यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर बिजनेस कर रहा है वो पर्सन तो बिजनेस होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन रिलेटेड पर्सन है तो कंसिडरेशन होने की जरूरत नहीं है, और गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन है तो कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर राजेश सुराना हैज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। सुराना जी की प्रोप्राइटरशिप फर्म है
जयपुर में। फर्म का नाम है सुराना एंड सन्स। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, राजस्थान में होगी ना वो तो। मैन्युफैक्चर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, गुड्स बनाती है ये। सीए फर्म नहीं है। सुराना एंड सन्स, सम सुन के आपको लगे कि सीए फर्म है, सीए फर्म नहीं है। ये बनाती है गुड्स बनाती है। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस। लो साहब, सुराना जी है तो सर्विस तो देने ही देने, तो सर्विसेज भी देते हैं ये। मिस्टर राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर। उनके भाई को भी सर्विस दी है इन्होंने, मिस्टर अखिलेश सुराना, जो कि यूएसए में है भाई जी। सुराना परिवार है तो कोई ना कोई तो आउट ऑफ इंडिया रहना ही है। तो यहाँ पे ये एक यूएसए में है, और भाई को सर्विस दिए तो पैसे क्या लेने हैं? पैसे इन्होंने लिए नहीं है। ठीक है, पैसे लिए नहीं है यहाँ पे, विदाउट कंसिडरेशन। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश आर सिमिलर टू दी वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर राजेश सुराना। लो साहब, जो इन्होंने उसको कंसल्टेंसी सर्विस दी है, लेकिन साथ में हमको ये भी चीज का ज्ञान बांट रहे हैं कि जो अखिलेश जी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वही चीज की मैन्युफैक्चरिंग राजेश जी भी करते हैं। तो हम क्या करें इस सब चीज का, इस बात का हमको क्या यहाँ पे, इस बात का भी यूज है, अभी आएगा। मिस्टर सुराना चार्जेस 3 लाख रुपीज फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर्स लोकेटेड इन यूएसए। तो ये बता दिया कि भाई अगर किसी और को देते हैं ना तो 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, भाई को दिया तो फोकट में दे दिया। कंप्यूट दी जीएसटी लाइबिलिटी। जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करने की बात करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या ये सप्लाई है? तो देखो, कंसिडरेशन नहीं है तो नॉर्मल सप्लाई तो नहीं है। तो अभी देखते हैं कि शेड्यूल 1 की सप्लाई है क्या ये। शेड्यूल 1 की सप्लाई। शेड्यूल 1 की सप्लाई देखने के लिए हमको 3 चीजें पहले लिख लेनी है। क्या गुड्स और सर्विसेज है? सेकेंडली, बिजनेस है? और थर्ड, रिलेटेड पर्सन को दिए क्या? इन 3 चीजें हमको चेक करनी है। इनको चेक करनी है, इंडिविजुअली हमको चेक करनी है। ध्यान रखना, जंप जंप मत करना, डायरेक्टली जंपिंग मत करना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज है। तो सुराना जी ने उसको कुछ कंसल्टेंसी सर्विस दी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो गुड्स एंड सर्विसेज है। सेकेंडली, क्या बिजनेस है? तो मिस्टर, क्या नाम है सुराना, राजेश सुराना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि राजेश सुराना कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस भी करते हैं, लिखा हुआ ये। तो राजेश सुराना जी का बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस किसका? सुराना जी का बिजनेस है कि नहीं, ये चेक करना है। मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना अभी यहाँ पे इंडिया में, जो इंडिया का जो पर्सन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका बिजनेस है क्या? तो है। तीसरा, क्या रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करा जा रहा है? क्या रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया जा रहा है? तो देखो, यहाँ पे एक केस है। फैमिली की डेफिनेशन हमको देखनी पड़ेगी उसके लिए। रिलेटेड पर्सन में फैमिली भी एक रिलेटेड पर्सन में आती है। फैमिली की डेफिनेशन में पहला जो है वो है कि अगर सन है या स्पाउस है, तो वो तो हमेशा हमेशा ये फैमिली माने जाते हैं। हमेशा फैमिली, हमेशा फैमिली माने जाते हैं। लेकिन अगर
ग्रांड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स है, ब्रदर सिस्टर है, ये अगर लोग है तो इनको फैमिली तभी मानेंगे जब ये डिपेंडेंट हो, जब ये डिपेंडेंट हो तब फैमिली मानेंगे। तो सर अभी यहाँ पे तो दिया हुआ ही नहीं है कि ये जो ब्रदर है हमारे राजेश सुराना जी के, जिनका नाम है अखिलेश सुराना, और वो रहते हैं यूएसए में, वो रहते हैं यूएसए में, ठीक है। तो क्या वो राजेश सुराना जी के डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, या वो डिपेंडेंट नहीं है? ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करें? तो क्या हम ये अज्यूम कर लें कि भाई वो तो यूएस में रहते हैं, यूएस में रहने वाला आदमी क्या इंडिया वाले पे डिपेंडेंट रहेगा? इंडिया का 80 रुपया तो $1 के बराबर होता है, उनके पास $1 भी होगा तो यहाँ पे 80 के बराबर है। तो क्या हम ये अज्यूम कर लें कि वो यूएस में रहते हैं तो डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे? तो बच्चों, यहाँ पे हमको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसीलिए लाइन दे रखी है बीच में, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिलेश, यानी कि वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं वहां पे। अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग वो करते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिपेंडेंट नहीं होंगे यहाँ पे मिस्टर राजेश जी के, क्योंकि वहां पे उन्होंने कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री डाल रखी है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे कुछ इनकम भी होती होगी। तो अगर इनकम इनकम हो रही है तो फिर वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इस लाइन से पता लगता है कि मिस्टर अखिलेश सुराना जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन है। वो इंडिपेंडेंट है तो फिर उस केस में वो फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है, तो वो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, वो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है। रिलेटेड पर्सन अगर वो नहीं है तो शेड्यूल 1 की सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 1 की सप्लाई नहीं है। और शेड्यूल 1 की सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं है, शेड्यूल 1, क्योंकि सप्लाई नहीं है। नॉर्मल सप्लाई जो है वो तो है ही नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। तो हम आ गए डिम्ड सप्लाई में चेक करने के लिए शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में हमने देखा कि वो रिलेटेड पर्सन ही नहीं है। तो अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है और फिर आप फ्री में दे रहे हो उसको, तो वो सप्लाई नहीं है, सप्लाई में नहीं आएगा वो। और अगर सप्लाई में नहीं आएगा तो जीएसटी भी नहीं आएगा, तो उस केस में जीएसटी भी नहीं है। तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है एग्जाम अमाउंट कि 3 लाख रुपीज जो है वो उसका ओपन मार्केट वैल्यू है। यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे दे दिया अपने को। तो यहाँ पे एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं आईसीआई वाले कि देखो हमने आपको अमाउंट भी दे दिया है, अब तो आपको क्या सिंपल 18% लगाना है, इतना तो आप कर ही सकते हो, सी फाइनल के बच्चे हो। तो आपको सिंपल करके वो उलझा रहे हैं यहाँ पे, तो हमको उलझना नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1। तो क्या ये सप्लाई है, ये पूछा गया है। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव a factory in Delhi and depot in Mumbai. Both these establishments are registered in respective states. जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वन नेशन वन टैक्स वन रजिस्ट्रेशन नहीं है, ध्यान रखना। वन नेशन, मल्टीपल जीएसटी एक्ट बने हुए हैं हर स्टेट के, और रजिस्ट्रेशन जो है वो रेस्पेक्टिव स्टेट में सेपरेटली लेना होता है। तो भाई लेना होता तो ले लिया हमने, दिल्ली में फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन ले लिया दिल्ली के अंदर में, और मुंबई में जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आता है उसका भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया है यहाँ पे। अब इन्होंने फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन द दिल्ली, दिल्ली से गुड्स इन्होंने मुंबई के डेपो पे भेजा बिना कंसिडरेशन के। एक ही तो कंपनी है, सुलेखा मैन्युफैक्चरर, एक ही कंपनी, क्या आपस में एक दूसरे को, मतलब कंपनी ही एक है,
लीगल एंटिटी तो एक ही है। तो विदाउट कंसिडरेशन मतलब पैसा नहीं दिया है, ठीक है, पैसा नहीं दिया। तो अब पूछा गया है कि क्या ये सप्लाई है, ठीक है। तो अगर पैसा नहीं है, तो अगर सब पैसा नहीं है तो सप्लाई है या नहीं है, उसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में वापस वही चीजें हैं, 3 चीजें चेक करनी है। गुड्स या सर्विसेज है क्या? आंसर, गुड्स वो भेज रहा है तो गुड्स तो है। क्या उसका बिजनेस है भेजने वाले का? तो उस भेजने वाले का तो बिजनेस है, फैक्ट्री लगा रखी है, धंधा ही है उसका। तीसरा, जिसको वो भेज रहा है, क्या उसका वो रिलेटेड पर्सन है? और दूसरा, रिलेटेड पर्सन के अलावा एक और वहां पे लिखा हुआ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक और चीज जो शेड्यूल 1 में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है डिस्टिंक्ट पर्सन। 2 पर्सन वहां पे दिए हैं हमें शेड्यूल 1 में। चाहे रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो भी वो डीम्ड सप्लाई है, चाहे तो डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो भी वो डीम्ड सप्लाई हो जाती है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है ये मैं बताऊंगा, तो फिर आपने क्लास नहीं पढ़ी मतलब, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं ये चीज। तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है ये यहाँ पे बताऊंगा नहीं मैं, बट ये बताऊंगा कि जो ये 2 स्टेट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिए हैं, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है वो अभी आपको पता ही लग गया कि डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब 2 स्टेट में अगर अगर आपने एक ही कंपनी ने, एक ही लीगल एंटिटी ने 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो वो कहलाते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन है मतलब ये तीसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई। आई होप आपको मजा आ रहा होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है और भी बच्चों तक पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ हो। नेक्स्ट है रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। आर्किटेक्ट है रमन। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन। लंदन में सेटल्ड है। सेटल्ड है मतलब समझ जाओ कि इंडिपेंडेंट है। और ब्रदर है, ब्रदर अगर इंडिपेंडेंट है तो वो फैमिली नहीं है। फैमिली नहीं है तो रिलेटेड पर्सन नहीं है। अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है और उसको अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई की जा रही है, रिलेटेड पर्सन नहीं है, उसको विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करी जा रही है, तो वो डीम्ड सप्लाई नहीं है। डीम्ड सप्लाई नहीं है। तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा सर, आपने आंसर ही कर दिया, तभी तो सर का नाम है ना। चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं। हिज ब्रदर हु सेटल्ड इन लंदन इज ए वेल नोन लॉयर। वो लॉयर है भाई जी। अब यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट कर दिया आगे जाके। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस। अब रमन यहाँ पे एडवाइस ले रहा है लंदन वाले पर्सन से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा है विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। उसकी फैमिली डिस्प्यूट के लिए ले रहा है, ठीक है। तो देखो, शेड्यूल 1 हमने पढ़ा था, उसमें एक तो था सप्लाई टू रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। और दूसरा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। तो देखो, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया है, सर्विस रिसीवर इंडिया में, तो हमको कौन से क्लॉज में आ जाएगा, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले क्लॉज में आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में वापस 3 चीजें हैं। पहली चीज,
क्या गुड्स एंड सर्विसेज है? दूसरी चीज, क्या बिजनेस के लिए ली जा रही है सर्विसेज? क्या सर्विसेज बिजनेस के लिए ली जा रही है? और तीसरी चीज, क्या रिलेटेड पर्सन से ली जा रही है? तीनों चीजें यहाँ पे अपने को देखनी है अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पे क्या गुड्स एंड सर्विसेज है, तो लीगल सर्विस ली जा रही है यहाँ पे। रमन जो है इंडियन पर्सन, वो लीगल सर्विस ले रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज है यहाँ पे। क्या बिजनेस है? क्या यहाँ पे बिजनेस है? तो भाई, तो भाई जो हमारा भाई है रमन का, वो लॉयर है, वेल नोन लॉयर है, लॉयर भी नहीं है, वेल नोन लॉयर है, तो उसका तो बिजनेस है ही, उसका तो बिजनेस है ही। ठीक है, उसका तो बिजनेस है ही। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, बिजनेस है या नहीं है, वो किसके लिए देखना है, वो किसका देखना है? जो रिसिपिएंट है, जो इंडिया में रमन है, जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, वो उसका देखना है कि क्या वो बिजनेस के लिए वो सर्विस ले रहा है, क्या वो बिजनेस के लिए सर्विस ले रहा है। तो यहाँ पे वो बिजनेस के लिए सर्विस नहीं ले रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो फैमिली डिस्प्यूट के लिए सर्विस ले रहा है उससे। वो खुद तो आर्किटेक्ट है, लेकिन जो उसने सर्विस ली है वो अपनी फैमिली में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए ली है, ना कि बिजनेस की डिस्प्यूट के लिए। यहाँ पे बिजनेस डिस्प्यूट लिखा रहता ना, तो बिजनेस के लिए उसने ली, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट का मतलब है, फैमिली डिस्प्यूट तो बिजनेस में हो नहीं सकती है, वो तो पर्सनल में ही हो सकती है। तो यहाँ पे वो बिजनेस के काम के लिए सर्विस नहीं ले रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस की हम बात करते हैं, तो जो इंपोर्टर है उसका बिजनेस है या नहीं है चेक करना है। और तीसरी बात आती है, रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं क्या, रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं क्या। तो लेने वाला जो रमन है और देने वाला जो यूएस में है, तो ये ब्रदर है। ठीक है, ब्रदर है। तो ब्रदर है तो हम देखेंगे कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जो यूएसए में जो लॉयर है, क्या वो रमन पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो लॉयर है, वहां पे वेल नोन लॉयर है, वेल नोन लॉयर वहां पे है, तो यहाँ पे हमको हिंट मिल गया कि वो डिपेंडेंट नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। अपने को क्वेश्चन के जो यहाँ पे लिख दिया वेल नोन लॉयर है, यहाँ पे मतलब हो गया कि वो वेल, बिकॉज ही इज ए वेल नोन लॉयर, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी रमन। वो अपना घर का गुजारा खर्चा वो खुद चला सकता है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ब्रदर है तो फैमिली की डेफिनेशन में से बाहर है, फैमिली की डेफिनेशन से बाहर है तो रिलेटेड पर्सन से भी बाहर है, तो वो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो दो चीजें नहीं है, तो वो डिम्ड सप्लाई जो है वो भी नहीं है यहाँ। इट इज नॉट ए डिम्ड सप्लाई, इट इज नॉट ए डिम्ड सप्लाई। अब देखो, यहाँ पे दे दिया एक और गूगली, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन दी अबव केस Raman has taken advice in respect of his business unit। तो यहाँ पे बोला है कि क्या अगर वो रमन ने अगर बिजनेस के लिए ये लिया होता एडवाइस, तो क्या वो डिम्ड सप्लाई हो जाता क्या? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना, क्या वो सप्लाई हो जाता क्या? तो हमने तो इसका आंसर ऑलरेडी निकाल लिया। यहाँ पे हमको देखना है गुड्स या सर्विसेज है। बिजनेस के काम के लिए ले रहा है वो रमन सर्विसेज को, हाँ जी बिजनेस काम के लिए ले रहा है। क्या रिलेटेड पर्सन से ले रहा है? रिलेटेड पर्सन से नहीं ले रहा है, रिलेटेड पर्सन से नहीं ले रहा है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कट आ गया अपने, इसलिए डिम्ड सप्लाई भी ये नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। तो आईसीआई ने यहाँ पे जिस तरह से फ्रेम किया है क्वेश्चन को, वो चाहता था कि बच्चे यहाँ पे गलती करें, लेकिन हम
तो स्मार्ट बच्चे हैं क्योंकि हम स्मार्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। यहाँ पे अभी हम लेक्चर कंप्लीट खत्म कर रहे हैं, लेक्चर खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये लेक्चर खत्म करने से पहले एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और इस होमवर्क के अंदर में ये है कि अगर ये सर्विस जो बात कर रहे हैं बी वाली, ये बी वाली सर्विस अगर रमन विथ कंसिडरेशन अगर लेता, विथ कंसिडरेशन अगर लिया होता, इसने अपने भाई से लिए उसने सर्विस तो, लेकिन उस भाई को भी उसने 5 लाख रुपए पे किए मान लीजिए, तो क्या रमन को यहाँ पे क्या ये सप्लाई होता, पहली बात, और क्या यहाँ पे जीएसटी आता, दूसरी बात। ये दोनों क्वेश्चन मेरे आपको होमवर्क में दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ के और कमेंट में इसका आंसर करें। तो आज हम ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, जिसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।